कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। रिकॉर्ड पर ले लो। क्या मध्य प्रदेश के उपचुनाव को रिकॉर्ड पर लेना जरूरी है? जी हाँ, ये बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि रिकॉर्ड पर ले लो। दरअसल मतदान के बाद मत प्रतिशत सामने आने से दोनों ही दल उत्साहित हैं। दावे सबके अपने अपने हैं, लेकिन कांग्रेस, खासकर पूर्व सीएम कमलनाथ ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और उनको 10 नवंबर को भाजपा की हार नजर आ रही है। और तो और उन्होंने अपने पुराने सहयोगी और 2018 के कैंपिंग लीडर सिंधिया सहित बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कह दिया कि ये उनका दावा रिकॉर्ड पर ले लो। 10 तारीख के बाद आप ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा। सिंधिया जी ब्लेम करेंगे बीजेपी को कि उन्होंने उनको हरवा दिया, और बीजेपी कहेगी सिंधिया जी के कारण हम हार गए। ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, 11 को आप चलाइएगा। कांग्रेस और कमलनाथ के दावे करने का अपना अलग तरीका है, लेकिन जीत को लेकर भाजपा के मन में भी तस्वीर साफ है। जब बात कांग्रेस ने रिकॉर्ड पर लेने की कही, तो फिर भाजपा भी कहां पीछे रहने वाली थी। सरकार के संकट मोचक और मैनेजमेंट के माहिर सूबे के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी बात रिकॉर्ड करा दी और कह दिया कि 11 के बाद कमलनाथ नजर नहीं आएंगे। आपने रिकॉर्ड की तो मेरी भी कर लो, 11 तारीख को वो नहीं होंगे यहाँ पर। ये ऐसे ही कहते थे सरकार 5 साल चलेगी, ये ऐसे ही कहते थे कोई की में हिम्मत नहीं है, ये ऐसे ही कहते थे 7वां जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे ही कहते कहते मैं सरकार खो दी। मतदान के बाद परिणाम आने में करीब सप्ताह भर शेष है। इस बीच सबके अपने दावे हैं, वादे हैं और चुनाव जीतने की अपनी अपनी खुशियां हैं। लेकिन रिकॉर्ड किसका कायम रहेगा, ये इंतजार सबको है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा रिकॉर्ड पर ले लो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। किसके समीकरण से सुलझेगा बहुमत का गणित? बम्पर मतदान से किसे मिलेगा फायदा? क्या उपचुनाव तय करेगा दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य? किसके दावे होंगे सच, कौन होगा बेदम? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों के मुखिया ये कह रहे हैं कि जीत उनकी होगी। इस बात को ऑन रिकॉर्ड नोट कर लो, ऑन रिकॉर्ड दर्ज कर लो, रिकॉर्ड पर ले लो। रिकॉर्ड तोड़ जीत की उम्मीद दोनों पक्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि उनकी रिकॉर्ड पर ली है तो हमारी भी रिकॉर्ड पर ले लो, कि वो 10 तारीख के बाद मध्य प्रदेश में दिखेंगे नहीं, यानी कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के पटल से साफ हो जाएगी। कमलनाथ जी भी आशान्वित हैं। ऑन रिकॉर्ड कौन किस स्तर पर पहुंचेगा, ये तो जनता उस पर मुहर लगा चुकी है, बस सिर्फ खुलासा होना शेष है। तो रिकॉर्ड पर ले लो, ये कॉन्फिडेंस बहुत कुछ कहता है दोनों पार्टी को। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। धैर्यवर्धन शर्मा, मीडिया वार्ताकार, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार अतुल पाठक जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल फिरोज जी, रिकॉर्ड पर ले लिया जाए? बिल्कुल ले लीजिए। हमारे पीसीसी चीफ ने जो बात कही है उसको आप रिकॉर्ड पर ले सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है हमें, तो उसमें हमें कोई तकलीफ। हेलो हेलो हेलो, ये आपके रिकॉर्ड पे कोई और आ गया है? जी मैं तो
कौन आ गए मेरे पास तो। हेलो। हाँ, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, बोलिए। कह रहा हूं कि आप इसको रिकॉर्ड पे रख लीजिए। वो कांग्रेस पार्टी अच्छी सीटें ला रही है और हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं। आज के वर्तमान स्थिति में जो हमारा ग्राउंड फीडबैक है, वो जो दिन भर की हमने ग्राउंड फीडबैक पे बात की है, हम लोगों को पता है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी देखे ऑन रिकॉर्ड तो नरोत्तम मिश्रा जी ने ये भी कहा था कि 4 तारीख का फ्लाई चार्टर बुक है, लेकिन 4 तारीख को तो हम यही है, भोपाल में ही है कमलनाथ जी, और ऐसी 10 तारीख को भी रहेंगे और 11 तारीख को भी रहेंगे। और कांग्रेस जीते हारे जो भी हो, कमलनाथ जी वर्तमान में विधायक हैं, और विधायक हैं तो वो यहीं रहेंगे और मुख्यमंत्री के पद पे रहेंगे, हमको पूरा विश्वास है। इनको विश्वास है, कमलनाथ जी कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड नोट कर लीजिए कि वो कहीं नहीं जाने वाले और सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में। धैर्यवर्धन जी, आपकी धैर्य की अब परीक्षा भी है। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में एक महीन सी रेखा होती है। मुझे लग रहा है कमलनाथ जी उसको लांग गए और उनका यह आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही है। मुझे लग रहा है किसी को भी हजम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि चुनाव बहुत रोचक हुआ है और ज्यादातर सीटों पर अपेक्षा से अधिक मतदान हुआ है। बढ़कर हुआ मतदान मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने कुप्रचार करने का प्रयास किया था कि जो प्रत्याशी है वो मूल रूप से कांग्रेस से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक ना उनका काम करेंगे, ना उनको वोट देना चाहेंगे। उनके इस प्रपंच को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के समर्थकों ने, भाजपा से प्यार दुलार करने वाले लोगों ने, मतदाताओं ने मुखर होकर के कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भरपूर मतदान किया, बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। इसलिए मुझे लग रहा है ये प्रथम संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर विजयी होने वाली है। जी, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अतुल जी, दोनों लोग कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए। हालांकि ऑन रिकॉर्ड तो वोटिंग हो गई है और अच्छा खासा मतदान रिकॉर्ड पर आया है, लेकिन ये रिकॉर्ड मतदान किसके फेवर में जाएगा, ये अभी खुलासा होना शेष है। और जैसे ही ये पटल पर आएगा, दोनों में से कोई एक ऑन रिकॉर्ड हार की तरफ जाएगा और एक ऑन रिकॉर्ड जीत की तरफ जाएगा। लेकिन अभी दोनों तरफ से ऑन रिकॉर्ड जीत के दावे हैं, क्या कहें? देखिए, अच्छा है, ये सियासत की खूबी भी है और सियासत में ऐसा होता ही आया है। ये परिपाटी है चुनाव के बाद अपनी जीत का दावा, और भले ही एग्जिट पोल के नतीजे हों या प्री पोल हो, राजनीतिक दल कभी भी हार नहीं मानते। तो ये उनका अपना सियासी गणित होता है, पता नहीं वो क्या चाहते हैं। लेकिन ये है कि दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, दोनों ही नतीजे आने तक अपने आप को खुशफहमी में रखें। और किसकी खुशफहमी बरकरार रहेगी ये तो जनता ने तय कर दिया है, रिकॉर्ड पर आ चुका है उनका वोट, अब उसका खुलासा होना बाकी है। जहां तक आपने बात कही कि ये जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है, इससे जरूर एक रोचक स्थिति बनी है कि आखिर ये रिकॉर्ड मतदान किसके पक्ष में किया है, सत्ताधारी दल के पक्ष में या विपक्ष के पक्ष में। लेकिन एक नया समीकरण यहाँ पर बना है कि जो सत्ताधारी दल है उसको 7 महीने से ज्यादा नहीं हुए, 6-7 महीने हुए होंगे, और जो विरोधी दल है वो भी 15 महीने सरकार में रहा। तो एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर दोनों के साथ मुझे दिखाई नहीं देता। दोनों को ही बहुत कम समय के लिए इस कार्यकाल में जनता ने परखा है। तो ये जो रिकॉर्ड वोटिंग है, ये पिछले बार की तुलना में हम देखें तो उससे हम इसकी तुलना नहीं कर सकते। ये एक नई परिपाटी है, इसमें बीजेपी का वोटर ज्यादा निकला है। बीजेपी ने भी जो कि अपने कैडर को लगाया था, पूरे संगठन को झोंक दिया था कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता बाहर निकले। कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश की थी। तो अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि ये जो वोटिंग हुई है ये किसके पक्ष में हुई है और किसके विरोध। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते एक कमर्शियल ब्रेक के लिए हमें रोक रहे हैं और उसके तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होंगे।
कोई बात है। कमला पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हाई इंडिया एजेंडा रिकॉर्ड पर ले लो में पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे मेहमानों की ओर। फिरोज जी बहुत गंभीर मुद्रा में हैं। गंभीर मुद्रा में नहीं हूं, मैं तो खुश हूं कि हमारी सरकार बनने जा रही है और धैर्यवान जी अपनी जहां शिवपुरी के रहने वाले हैं वो करेरा का पता कर ले। करेरा में उनका प्रत्याशी 100% हारेगा और पौरी में वो 3रे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी। करेरा में करारी हार होगी। हाँ बिल्कुल करारी हार होगी। तो एक करेरा से मतलब एक चावल से पूरी हांडी की खिचड़ी का स्वाद और उसकी स्थिति का आकलन कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो शिवपुरी के धैर्यवान जी हैं तो मैं तो शिवपुरी की बात कर रहा हूं। अभी 2 सीटें आती हैं शिवपुरी में और शिवपुरी की जो बता रहा हूं मैं यही स्थिति है। करेरा में करारी हार मिल रही है धैर्यवर्धन जी आपको? नहीं, ये तो प्रपंच है, कहीं करारी हार नहीं मिल रही है और मैं बढ़ चढ़ करके बोलता भी नहीं हूँ। जनता जनार्दन की मर्जी है, जो भी परिणाम आए। पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारी परिस्थितियां हैं और अब तक जो संकेत मिल रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में ही मिल रहे हैं। अब कोई किसी के पेट में बैठा नहीं है अंततः, क्योंकि लोग ये बड़ी निराशापूर्ण बातें कर रहे हैं, आप दावे नहीं कर रहे हैं फिरोज जी जैसे। नहीं, मैं फिरोज जी तो पूरी कांग्रेस पार्टी बढ़कर बोल रही है। ये तो 28 सीटें पूरी की पूरी लेने पर उतारू हैं, इसलिए मैं जब चूंकि वोटिंग हो चुकी है तो अब मैं और तोल मोल करके बोलूंगा। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूंगा, मेरे स्वभाव के विपरीत है। पर इतना मैं अवश्य बता रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आकलन किया है वो सकारात्मक है। हम बहुतायत में सीटें जीत रहे हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है। और बाकी तो जनता जनार्दन है। कई जगह पर त्रिकोणीय मुकाबले की परिस्थिति में कहीं पर थोड़ा सा मत प्रतिशत घटा भी है। तो जहां पर घटा वहां क्या कारण रहे और किसको डेंट होगा ये नहीं कहा जा सकता, पर बहुत बेहतर परिस्थिति है। हमारी सरकार को तो वैसे भी कोई खतरा नहीं है। यदि 8-9 सीटें प्रथम दृष्टया हमें चाहिए थी बहुमत के लिए, और हम मुझे लग रहा है कांग्रेस तो दावे के साथ अपनी 8-9 सीट भी नहीं गिना पाएगी अगर ईमानदारी से इनसे पूछेंगे। अब ये बातें भले ही 28 की करें, इसलिए हमें कोई संदेह नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने से थोड़ा ही काम चलने वाला है फिरोज जी। आप 28 के 28 जीत रहे हैं, सरकार बनी बनाई सरकार बचा नहीं पाए, अब चली गई है सरकार फिर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये बात अक्सर बोलती है। ऐसा है कि जो जितने भी आज तक राजा की मौत जो होती है महल के जहर से होती है, दुश्मन की तलवार से नहीं होती। तो ये जो गद्दारी हम लोगों के साथ हुई है वो गद्दारी थी, उसका सारे राजाओं की मौत ऐसे नहीं होती। हमने भुगता है। इतिहास में सारे राजाओं की मौत महल के जहर से नहीं है। ज्यादा जितने भी राजाओं की हार हुई है वो महल की वजह से ही, महल के जहर से ही हुई है, वरना कद्दावर राजा कभी नहीं हारे आज तक। और ये हमारे साथ जो हुआ वो हुआ, खैर वो छोड़िए। महल का जहर क्या मतलब? आप जयविलास पैलेस को इंगित कर रहे हैं? नहीं, मैं जयविलास पैलेस को इंगित नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कहावत बता रहा हूं। महल का में कहां से जहर आ गया? इतिहास में कहने का मतलब ये है कि इतिहास में जो भी सत्ता परिवर्तन हुए हैं वो गद्दारी के कारण ही हुए हैं। ज्यादातर हिस्ट्री बताती है इस देश की, मतलब यहीं की नहीं, आप पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसमें भी है ये। चलिए मैं ये कहता हूं कि 8.5% वोट हम ज्यादा थे भारतीय जनता पार्टी से 2018 में। अभी इनके पास ऐसा क्या मुद्दा है कि ये 5% वोट पलटा ले जाएंगे? वोट परसेंट तो इनका ज्यादा था।
वोट परसेंट तो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था। कहाँ से? नहीं, ग्वालियर चंबल में अच्छा, में ग्वालियर चंबल अंचल की बात करिए ना। और टोटली 28 सीटों में 4,15,000 वोट हमारे पास ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी से। तो ये अतुल जी, बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट और माइक्रो कैलकुलेशन चल रहा है। वैसे तो वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल ज्यादा थी, लेकिन अब फोकस्ड हो गई है कांग्रेस। 16 विधानसभा सीटें हैं ग्वालियर क्षेत्र में, 5 लाख से ज्यादा मतों का अंतर है और 5% से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि जैसा पहले हाल होगा वही होगा। भी नहीं, ये पता नहीं है कि इन्हें ये भी पता चलना चाहिए कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब आपके साथ नहीं है, जो वहां कमान संभालते थे पूरे मध्य प्रदेश की, ग्वालियर से बैठकर सारा संचालन करते थे। अब ये फर्क तो पड़ेगा इसका। नहीं, मैं आऊंगा जरा अतुल जी से पूछ लूं। अरे अतुल जी से पूछ लूं। महल की बात कर रहे हैं जी। तो इनको कहीं राघोगढ़ का महल तो नहीं दिखाई पड़ रहा? वो पूछ लूंगा इनसे, पूछ लूंगा अतुल जी से, जरा अतुल जी से प्रतिक्रिया लेके पूछता हूँ ना। अतुल जी से प्रतिक्रिया लेके। जी अतुल जी। जी नवीन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस अंडर एस्टिमेट कर रही है। कांग्रेस को ये लगता है कि जब वोट प्रतिशत ज्यादा था तो वो उसकी दम पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस अभी गिन ही नहीं रही है, लेकिन ये पूरा की पूरा पलड़ा जो है वो उस तरफ झुक गया है, जिसकी वजह से कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा था। अब कांग्रेस को किस चमत्कार की उम्मीद है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात यहाँ पर दिखाई देती है नवीन जी की कांग्रेस खास तौर पर कमलनाथ की जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और कहती है, लेकिन बयान कुछ और कहता है। और इसके एक मायने जो मुझे समझ में आते हैं वो ये है कि प्रशासन पर एक दबाव बनाना, एक संदेश देना कि आप किसी तरह की गड़बड़ी मत कीजिए। कमलनाथ पहले भी ऐसा करते रहे हैं, वो एक संकेत देते रहे हैं कि हमारे सत्ता में आने के चांसेस हैं। और जैसा कि दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आशंका है कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जा सकता है। हालांकि ऐसा होता है या नहीं होता इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर प्रशासन पर, पूरी काउंटिंग टीम पर बनाना चाहती है। एक संदेश देना चाहती है कि किसी भी स्तर पर यदि गड़बड़ी होती है तो उनके सत्ता में आने के चांस मिल नहीं हुए हैं। आने वाले समय में कमलनाथ कहते भी रहे हैं इस तरह की बात। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनाकर रखना चाहती है, अंतिम समय तक मैच में रहना चाहती है कांग्रेस, और हो सकता है जीत भी जाए। राजनीति में, क्रिकेट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो, लास्ट मिनट में कुछ भी हो सकता है। धैर्यवर्धन जी, आप बात कर रहे थे राघोगढ़ और अन्य जगहों की, अब बोलिए क्या कह रहे थे? नहीं, वो कौन सा इतिहास उनके दिमाग पे जोर मार रहा था फिरोज जी के, तो महल का जहर, महल का जहर, महल का जहर बार बार बोल रहे थे। तो अभी जब सरकार आपकी गिरी तो उसमें तो लोग दिग्विजय सिंह को भी दोषी मान रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, षड्यंत्र किए सिंधिया जी को लेकर के। तो आपको कौन सा महल दिख रहा है? राघोगढ़ का महल दे रहा है या कुछ और दिखाई पड़ रहा है? मैंने ये कहा है, प्रश्न किया तो आपने इनकार कर दिया। सुनिए, आप सुन लीजिए। मैंने ये कहा है कि गद्दारी जो होती है वो बड़े बड़े राजाओं के तख्त पलट देती है। जितने भी पावरफुल राजा रहे हैं वो गद्दारी की वजह से ही उनकी कुर्सी गई है, और हमारे साथ भी ये वही हुआ है। कमलनाथ जी राजा हैं आपसे। मैं राजा नहीं है, लेकिन सत्ता की बात कर रहा हूं ना। मैंने सत्ता की बात की है। तो ये इतिहास है कि सत्ता इसी तरीके से गई है लोगों के हाथ से। जी जी, सत्ता धोखेबाजी से गई। कमलनाथ जी ने भी कहा था ना नवीन जी, ये तो कमलनाथ जी ने भी कहा था कि मुझे मेरे मित्रों ने, शायद दिग्विजय सिंह जी को इशारा किया था, नाम लिया कि नहीं ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि उन्होंने मुझे अंधेरे में रखा, मुझे विश्वास में रखा। तो गड़बड़े कहां से हुई, घात प्रतिघात कहां से हुआ, इस पर आप पुनर्विचार कर लीजिए जरा। जी, किसने अंधेरे में रखा था फिरोज जी? देखिए, ना तो किसी ने अंधेरे में रखा, ना ही कोई दूसरी बात थी। जो महाराजा की महत्वाकांक्षा थी और शिवराज जी को सत्ता वापस चाहिए थी, बस ये वजह थी, और ये जनता ने दिखा भी दिया। और अगर भारतीय उनकी वजह से वोट इतना मिल रहा होता, महाराज की वजह से, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के पोस्टर लगाए घूमती ना रथ के ऊपर। उनके पोस्टर क्यों निकलवा दिए रथ के ऊपर से? कहीं पूरे ग्वालियर चंबल क्यों निकलवा दिए रथ के ऊपर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पोस्टर? आप कहना चाहेंगे कुछ? नहीं, ये आरोप गलत है। पोस्टर निकाले नहीं गए। ये संभव है कि किसी जगह पर उनका फोटो ना रहा हो। भारतीय जनता पार्टी में एक सामूहिक नेतृत्व की परंपरा है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में
वो रथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए रवाना किए गए थे। आपके में अच्छा, आपके में फिरोज जी कितने कितने लोगों का फोटो था? आपके उसमें वचन पत्र में राहुल गांधी जी का फोटो नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। ये फोटो से क्या होने वाला है? देखिए, वो हमें घर घर बंटवाना था, और वहां 2 हेड, एक एआईसीसी चीफ सोनिया जी और दूसरा पीसीसी चीफ कमलनाथ जी। जब हमने पूरा बड़ा वचन पत्र बनाया पूरी 28 सीटों का, तो उसमें सबके फोटो थे। उसमें क्या दिक्कत है? वो तो ये स्पष्ट बात है कि अब जब छोटा सा है, पंपलेट है, तो उसको उस हिसाब से डिजाइन किया गया। क्या दिक्कत? और ये वाला जो था उसे क्या दिक्कत है? लेकिन रथ पे इनके फोटो क्यों नहीं थे? महाराज के पूरे ग्वालियर चंबल में कहीं नहीं थे। देखो, दिक्कत हमको नहीं है, ये जनता सवाल करती है कि आप दिग्विजय सिंह जी की सभा कराते, आप दिग्विजय सिंह जी की सभा कराते नहीं हो, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि मैं जहां जाऊंगा नुकसान हो जाएगा, और दिग्विजय सिंह जी को वॉर रूम में बैठा करके उनसे षड्यंत्र पूरे करवाते हैं। आप राहुल गांधी जी की फोटो छपवाते नहीं हो। पता नहीं राहुल गांधी जी का नेतृत्व तो आपको है भाई लगता है कि ये कोई लोकप्रिय नेता नहीं है, इनको दिखाने से फायदा कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान हो सकता है। इसलिए आपने महाराज की छुपा ली रही हो, तो इसलिए आपने महाराज को रथ पे नहीं लगाया क्या? अरे हमारी तो सिंधिया जी की और शिवराज जी की भी जुगल जोड़ी की सभाएं हुई, प्रतिक्रिया ले लेता हूं, और उमा जी की भी सभाएं। अतुल जी अभी जो है मैच में रहने के लिए जो एक रन ऑर्डर रहता है कि किस क्रम में खिलाड़ी किस उस पर जाएगा बैटिंग करने पिच पर, तो कई बार जब वो रन ऑर्डर बदल जाता है, जब वो क्रम बदल जाता है, तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। कई जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी परिदृश्य में नहीं दिखे, तो कई जगह राहुल गांधी जी नहीं दिखे, दिग्विजय सिंह जी तो दिखे ही नहीं। कमलनाथ जी पूरी तरह से कांग्रेस का पर्याय बनकर दिखे, पूरी तरह से उनके नियंत्रण में ये चुनाव लड़ा गया है। और ये चीज़ बिल्कुल तय है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी को जाएगा, और अगर कांग्रेस हारती है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए इतना बड़ा झटका, इसका ठीकरा भी कमलनाथ जी के ऊपर ही फूटेगा। भारतीय जनता पार्टी में श्रेय लेने के लिए और ठीकरा फोड़ने के लिए बहुत सारे चेहरे हैं, एक दूसरे पर फोड़ सकते हैं, लेकिन यहां सिर्फ कमलनाथ जी। अब नवीन जी एकदम सही बात कही, और ये पहली बार है कि कांग्रेस में एक चेहरे को सामने रखकर चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष भी वही है, नेता प्रतिपक्ष भी वही है, सारा दारोमदार उनके ऊपर था, फंड मैनेजमेंट उनके ऊपर था, प्रत्याशियों का चयन उनके ऊपर था। तो कांग्रेस की रणनीति ठीक ठाक रणनीति है, क्योंकि पहले तो अनेक किलेदार हुआ करते थे, कबीले में बटी हुई कांग्रेस एक क्षेत्र में किसी और चेहरे के नाम पर लड़ती थी, दूसरे क्षेत्र में किसी और के नाम पर, तो इसका शायद कांग्रेस को फायदा मिलने की उम्मीद है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने जरूर कहीं शिवराज सिंह को आगे किया, कहीं महाराज को आगे किया, जहां महाराज का विरोध था वहां बिल्कुल उनके चेहरे का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो एक साइकोलॉजिकल वार बीजेपी का था, उसमें ये कहीं विषय नहीं था कि महाराज का चेहरा या ज्योतिरादित्य का चेहरा सामने नहीं रखा जाएगा। जहां जैसा उसको लगा उसने उस तरह की रणनीति अख्तियार की, और निश्चित ही दोनों की यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर है। इधर बीजेपी में शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इधर कमलनाथ। लेकिन कमलनाथ के ऊपर बहुत दारोमदार है, क्योंकि वो वन मैन शो है, तो हार होती है तो उनको भुगतना पड़ेगा, और जीत होती है तो उनको पूरी तरह से भोग करना पड़ेगा, पूरी तरह से वो भोग के भागीदार होंगे, कोई दूसरा हिस्सेदार नहीं रहे। कोई दूसरा नहीं है। एक ठीकरा जीत का हार का, शहरा जीत का बधेगा तो ठीकरा हार का भी फूटेगा फिरोज जी अकेले कमलनाथ जी पर, क्योंकि कांग्रेस दिखी नहीं है, सिर्फ कमलनाथ जी दिखे हैं। देखिए, कमलनाथ जी को हमने इसलिए सामने रखा था कि हमारी स्ट्रेटेजी थी, वो 15 महीने मुख्यमंत्री थे, वो अपनी बातों को, अपने किए हुए कामों को हम गिना रहे थे। हर पूरे चुनाव में कांग्रेस ने एक राइट डायरेक्शन में कैंपेन चलाया। बीजेपी का अगर आप कैंपेन देखें तो वो इतना बिखरा हुआ था कि वो पूरे कैंपेन में ये तय नहीं कर पाए कि उनको किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना है, बोलना क्या है। हम उनको बिकाऊ कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, वो उस बात का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। आपका क्या था? हमारा तो हमने साफ कहा था, हमने कहा ये बिकाऊ है, बिक के आए ये नहीं, बस जनता मान रही थी। यही कैंपेन का आधार था आपका? नहीं, क्यों? हमने देखिए, हमने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले अपना विधानसभा वाइज घोषणा पत्र जारी किया,
फिर उसके बाद 28 विधानसभाओं का जारी किया। कमलनाथ जी हर सभा में अपनी आपका बेस क्या था? बेस पूछ रहा हूं, जो आप कह रहे हो ना, हमारी तो लाइन क्लियर थी, कौन सी लाइन थी आपकी? हमारी लाइन थी विकास करेंगे हम, जो हमारे काम अधूरे रह गए वो हम पूरे करेंगे, ये हमारी स्पष्ट बात थी। इनकी लाइन क्लियर थी फिरोज जी, आपके सिग्नल लाइन पर जो है रेड सिग्नल कहीं कहीं बीच में ज्यादा दिखे आपके में, आप जंप करते दिखाई दिए। जी बोलिए ना धैर्यवर्धन जी। बड़ी अमर्यादित भाषा शैली इस बार कांग्रेस के नेताओं की रही और वो कुछ भी बोलते रहे। अब हम किस किस बात का जवाब देते हैं? उनकी परंपरा ही है। दिग्विजय सिंह जी टंचमाल कहते हैं। कमलनाथ जी से उम्मीद थी कि ये मर्यादित रहेंगे, तो वो आइटम पर पहुंच गए। तो कोई गद्दार कहे, कोई कुछ कहे, ये कटु भाषा का प्रयोग पहली बार जो कांग्रेस ने दर्शाया है मध्य प्रदेश में। तो हम किस किस बात का जवाब देते हैं? इसलिए हमने जनता को छोड़ दिया कि अब जनता ही जवाब देगी। जनता ही जवाब देगी अतुल जी, जनता पर छोड़ दिया है। जनता पर नहीं भी छोड़ेंगे तो छोड़ना पड़ेगा, अंततः तय तो जनता ही करेगी। लेकिन इस बार के चुनाव बहुत ही अलग तरह के हैं। पार्टी, विचार, दल, दिल, व्यक्ति विशेष, जनता किसको वोट करे, विचार को वोट करे, पार्टी को वोट करे, बहुत कुछ मिक्स एंड मैच है। मतलब राजनीति का मिक्स वेज सामने है। अब जनता उसमें आलू देखे कि भिंडी देखे, क्या सामने देखे, समझ नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए अनूठा चुनाव, अद्भुत चुनाव, ऐतिहासिक चुनाव और ऐसा महत्वपूर्ण चुनाव कि 28 सीटों से पूरी सरकार तय होगी। तो मतदाता के सामने जिम्मेदारी तो थी कि वो एक वोटर है लेकिन 6-6, 7-7 वोटर की जिम्मेदारी निभा रहा है। और इतने सारे परिवर्तन देखने को मिले, दल भी बदले, दिल भी बदले, कोई कहीं खड़ा है, आज यहाँ था, कल वहां चला गया। बहुत सारी चीजें देखी, नारे बदलते देखे, गले बदलते देखे। तो अब जनता को भी सोचना पड़ा होगा, लेकिन उसने वोट दिया होगा तो सोच समझ कर दिया। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, जनता का वोट तो आखिर सोच समझ कर ही जाता है। और अब जब जनता जिसे चुनती है वो फिर उसके ऊपर कितना भी आरोप प्रत्यारोप लगा लें, वही निर्धारित हो जाता है। IND एजेंडा में नहीं, आप सारे समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दावे जीत के दोनों तरफ से हैं और दोनों लोग कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड दर्ज कर लीजिए कि जीत हमारी होगी। लेकिन ये तय है कि जीत तो ऑन रिकॉर्ड होगी, किसकी होगी ये जनता तय करेगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।